वालेकुम टू एवरीवन। आज हम एंटी एस्थमेटिक ड्रग स्टडी करने जा रहे हैं, मतलब ऐसे ड्रग जो कि हम अस्थमा के ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं तो उसको हम एंटी एस्थमेटिक ड्रग कहते हैं। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल पता होना चाहिए कि अस्थमा किसके कहते हैं और उसके अंडरलाइन पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो अस्थमा हम उसकी डिफिनीशन ये है कि जब हमारे की जो ब्रोंकियल के स्मूथ मसल है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसकी जो इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पर जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाती है और जो नॉर्मल एयर फ्लो है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है और जो एयर फ्लो है रास्ते नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आई हुई होती है और वहाँ पर जो म्यूकस की सिक्रीशन है वो हुई होती है। तो इसको हम अस्थमा कहते हैं। तो नॉर्मल ये एक नॉर्मल ब्रोंकियल स्मूथ मसल है या जो स्मूथ ट्यूब है जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो यहाँ पर जो ये वॉल होता है, जो ल्यूमन होता है, वो छोटा हो जाता है और उसके अंदर जो एयर की फ्लो है वो कम हो जाती है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्मूथ मसल है वो उसकी कंट्रैक्शन हुई है और यहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी हुआ है और वहाँ पर जो म्यूकस की सिक्रीशन है वो भी हुई है। तो इसकी वजह से जो एयर फ्लो है वो सही तरह से नहीं होता। तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ होगी वो हमारे पास 6 से 7 होगी। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। एड्रेनर्जिक ड्रग हम ऐसे ड्रग को कहते हैं जो कि एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के काम को करती है, तो उसको हम एड्रेनर्जिक ड्रग कहते हैं। और जो उसके काम को बढ़ाती है तो उसको हम एगोनिस्ट कहते हैं और जो उसके काम को इनहिबिट करती है तो इसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। हमें पता है कि एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के लिए 2 रिसेप्टर होते हैं, एक को हम अल्फ़ा कहते हैं और दूसरे को बीटा। जो अल्फ़ा होते हैं वो जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं और जो बीटा होते हैं उसके फर्दर फिर 2 टाइप से बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 भी काउंट होता है इसमें, लेकिन उसका जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो अभी तक मालूम नहीं है। और जो बीटा 1 है ये हार्ट पर और जबकि किडनी के ऊपर होता है और जो बीटा 2 रिसेप्टर है ये लंग्स में होता है। जब एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन आ जाता है और बीटा 2 रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है तो उस पर जो रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है तो वहाँ पर उसकी वजह से जो ब्रोंकियल है वहाँ पर उसकी रिलैक्सेशन हो जाती है, मतलब एयरवे जो है वो खुल जाता है, ब्रोंक्यूल्स की डायलेशन हो जाती है। तो इसलिए हम उसको बीटा एड्रेनर्जिक रख देंगे क्योंकि ताकि वहाँ पर जो अल्वेली है और जो ब्रोंकियल मसल है वहाँ पर उसकी डायलेशन हो जाए। तो जब वो डायलेशन हो जाएगी तो जो वहाँ पर जो ल्यूमन कंट्रैक्ट हुआ होता है तो वहाँ पर जो ल्यूमन है वो बड़ा होगा और जो एयर फ्लो है वो आसानी से होगा। तो इसमें एक फिर 2 आते हैं, एक शॉर्ट एक्टिंग आता है और एक लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग हम मतलब अगर किसी को इमरजेंसी है, अभी अभी आया है और सीवियर है मतलब इमरजेंसी है तो उसको हम शॉर्ट एक्टिंग वाले देंगे। और अगर लॉन्ग एक्टिंग वाला हम उसको देंगे कि उसको लॉन्ग टर्म मतलब ज़िंदगी भर उसको अस्थमा चल रहा है तो उसको हम लॉन्ग एक्टिंग देंगे। तो जो शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं एल्ब्यूट्रिल और लीब्यूट्रोल और जो लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं एयर फॉर्मिट्रोल और इसके अलावा साल्मिट्रोल, ये भी इसमें लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्ट्रेटजीज होगा हमारे पास उसको हम कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे। कार्टिकोस्टेरॉइड हमको उसको इसलिए देंगे क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रहा होता है और इसके अलावा इन्फेक्शन हो रहा था, तो इसलिए हम उसको कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे। कार्टिकोस्टेरॉइड के ज़रिए उसका जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा काम कम करेगा और जब उसका इम्यून सिस्टम का काम कम होगा मतलब जैसे कि एसिनोफिल हो गए और ल्यूकोट्रिन्स वगैरह हो गए वहाँ पर उसकी सिक्रीशन कम होगी। वहाँ पर जब सिक्रीशन कम होगी तो इसके रिजल्ट में इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन कम होगा, तो इसलिए हम उसको कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे। और इसके बाद ये जो कार्टिकोस्टेरॉइड है ये ड्रग ऑफ चॉइस है अस्थमा के लिए। तो इसमें हम पेशेंट को कंडीशन को देखकर उसको हम कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे, मतलब डोजेज के हिसाब से। और इसके अलावा इसको हम जो इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड है वो देंगे जिसमें आता है बिक्लोमिथासिन, बिटनिसोड और इसके अलावा उसको हम ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट, मतलब जो ल्यूकोट्रिन है जो प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर उसको हम कहते हैं, उसके एंटागोनिस्ट हम उसको कहते हैं किसी काम के इनहिबिट करने को हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। जो ल्यूकोट्रिन है ये प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, मतलब ये अगर वहाँ पर ल्यूकोट्रिन की सिक्रीशन हो रही है या उसकी एक्टिवेशन हो रही है तो उसको हम इनहिबिट करने के लिए ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट देंगे ताकि वहाँ पर लीकोट्रिन की सिक्रीशन ना हो। तो वहाँ पर जब ल्यूकोट्रिन की सिक्रीशन ना होगी तो वहाँ पर जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन है वो नहीं होगा। तो इसमें जो ड्रग आता है जो ज़्यादातर यूज़ होता है मोंटेलिकास्ट और जेफिलिकास्ट ज़्यादातर यूज़ होता है।
इसके अलावा हम इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी भी देंगे, जो कि इन्फ्लेमेशन के ख़िलाफ़ जो काम करते हैं उसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं। ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जिसमें क्रोमाइलिन आते हैं, यह ड्रग जो है ये हिस्टामिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, हिस्टामिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। हमें पता है कि ये जो हिस्टामिन है ये मोस्टली एलर्जिक रिएक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जब इसकी सिक्रीशन बंद होगी तो पेशेंट को अगर किसी चीज़ से एलर्जी की वजह से उसको अस्थमा हो रहा है तो उसको फिर ये दोबारा अटैक नहीं होगा। इसके अलावा हम उसको कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, मतलब ऐसे ड्रग जो कि कोलिनर्जिक के लिए जो रिसेप्टर होते हैं उसको इनहिबिट करें। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ऐसे ड्रग होते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन के काम को इनहिबिट करते हैं, और कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ऐसे ड्रग होते हैं कि जो कि एसिटाइल कोलिन को काम को बढ़ाते हैं। तो उसमें हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट देंगे। हमें पता है कि एसिटाइल कोलिन के लिए भी 2 रिसेप्टर होते हैं, एक मस्कुरेनिक होता है और दूसरा निकोटिनिक। तो फिर मस्कुरेनिक भी मुख्तलिफ पार्ट में होता है, जैसे कि हार्ट में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और निकोटिनिक जो कि स्केलेटल मसल में होता है। तो और इसके अलावा जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर होता है ये लंग्स में भी होता है। एसिटाइल कोलिन या लंग्स के अंदर रिसेप्टर होता है। जब एसिटाइल कोलिन आ जाता है और उस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है तो इसकी वजह से जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाती है, मतलब जो ब्रोंकियल जो मसल है उसकी कंट्रक्शन, अगर ये मतलब ब्रोंकिंग की जो ल्यूमन है वो इतना है तो इसकी वजह से ये एसिटाइल कोलिन आ जाता है और अपने रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है। तो उसके रिजल्ट में जो ब्रोंकियल की जो ल्यूमन होता है वो उसकी कंट्रक्शन जो होती है वो इतना हो जाता है। और हमें ऑलरेडी पता है कि उसमें अस्थमा के अंदर जो पेशेंट के जो ब्रोंकियल वॉल है वो इन्फ्लेम हुए होते हैं और उसमें म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। तो इसके रिजल्ट में जो पेशेंट है उसको फिर मज़ीद सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। तो इसलिए हम उसको कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट देंगे ताकि उसकी जो ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन है वो ना हो, वो जो ब्रोंकियल है वो डायलेट ही रहे। इसके अलावा हम उसको ट्यूपाइलिन देंगे। ट्यूपाइलिन ये जो है ब्रोंको डायलेटर है, जो ब्रोंको डायलेटर मतलब ये जो नॉर्मल ब्रोंकियल वॉल है तो इसकी डायलेशन को हम कहते हैं ये ब्रोंकियल डायलेटर है, मतलब उसकी जो ब्रोंकियल की जो स्मूथ मसल है उसको डायलेट करता है। इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम उसको कहते हैं कि हम तैयार एंटीबॉडी उसके बॉडी में इंसर्ट करते हैं इम्यूनोग्लोबिन ई के ख़िलाफ़। इम्यूनोग्लोबिन ई के ख़िलाफ़ जो हम एंटीबॉडी देते हैं उसके, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन ई जो है ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में, और इसके अलावा हिस्टामिन के रिलीज़ में भी ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये जो इम्यूनोग्लोबिन है जब हम उसको तैयार एंटीबॉडी देंगे, मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देंगे, तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जाके इम्यूनोग्लोबिन ई के साथ अटैच हो जाती है और फिर इम्यूनोग्लोबिन ई जो है वो अपना फंक्शन सही तरह से नहीं करता। तो ये था हमारे पास एंटी अस्थमेटिक ड्रग थे।